हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग DFW को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो करते हैं शुरू अपने प्रैक्टिकल लैब में। तो सबसे पहले हम अपने जंप सर्वर पे लॉगिन लेते हैं। तो ये मेरा जंप सर्वर है जिसमें मेरे पास मैनेजमेंट के 2 ESX हैं और प्रोडक्शन के मेरे पास 2 ESX है, और जिसमें कुछ सेट ऑफ VMs मेरी यहाँ पर चल रही हैं। जो कि लास्ट वीडियो मैंने कुछ वेब सेगमेंट बनाया जिसमें 2 VM डाली थी। DB सेगमेंट में 2 VM है और ऐप सेगमेंट में 2 VM है। और हमने एक विंडो XP की यूज़र 1 की VM बनाई है जो कि एक लेगेसी नेटवर्क के अंदर वो कम्युनिकेट कर रही है। तो ये हमारा ओवरले नेटवर्क में भी आता है इन्वायरमेंट, ये भी ओवरले में आता है, बट हमारी ये विंडो XP को हमने एज ए लेगेसी नेटवर्क में इसको मेंबर बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग अपने ESXi सर्वर पे लॉगिन करके देखेंगे कि किस कमांड से हम चेक कर सकते हैं कि NSX की वेब लिस्ट इसमें अवेलेबल है या नहीं है। तो हम अपने सेशन पे चलते हैं। प्रोडक्शन के फर्स्ट सर्वर पे लॉगिन ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। और ये मैंने SSH किया अपने इस सर्वर पे। और यहाँ पर सबसे पहले हम कमांड डालेंगे ESX CLI सॉफ्टवेयर वेब लिस्ट। अगर मैं ये कमांड लिखकर और एंटर मारूंगा, पाइप इन मोर का मतलब पेज वाइज पेज दिखाए, तो इसके बाद इसका मतलब ये होगा कि ये मुझे सारी वेब लिस्ट दिखाएगा जितनी भी वेब लिस्ट मेरे ESXi सर्वर्स के अंदर इंस्टॉल्ड है। तो आपको यहाँ काफ़ी सारी ये वेब लिस्ट दिखा रहा है, जो कि एक तरीके से हम लोगों ने इसमें जैसे हम लोग सेलेक्ट ऑल करते हैं तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे वेब लिस्ट ऑल करी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा NSX ADF, NSX CF एजेंट, काफ़ी सारे यहाँ पे NSX के वेब लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगी। अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक लिस्ट चेक करनी है तो आप यहाँ पर कमांड लिख कर डाल सकते हैं क्रैप और NSX कीवर्ड लिखेंगे। तो ये NSX बेस्ड जितनी भी वेब लिस्ट होंगी सारी VIB जितनी भी VMware की वेब लिस्ट है वो सारी यहाँ पे शो करेगा। और वर्जन आपको 3.1.1.0 आपको ज़्यादातर यहाँ नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा था, एक तो आपको इसमें VDPI, जो कि हमारा जो VDPI एक VMware डी पैकेट इंस्पेक्शन है, जो कि हमें यहाँ पे ये नज़र आएगा। और एक और इसमें फ़ाइल होती है जिसे बोलते हैं VSIP कहते हैं। अगर आप उसको भी चेक करना चाहें तो कमांड लाइन से आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कीवर्ड लिखते हैं VSIP, खाली VSIP लिखकर भी एंटर, सॉरी SOP हो गया, VSIP होना चाहिए था, SIP। तो ये VSIP फाइल भी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि VSIP फायरवॉल LIB नाम की एक फ़ाइल है जो कि VMware के अंदर ये इंस्टॉल्ड है। तो एक तरीके से ये सारी फाइल्स हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी फ़ाइल के अंदर कौन सी NSX की वेब फाइल्स आपके होस्ट के ऊपर डिप्लॉयड है। और अगर ये नहीं है तो आप इसको मैनुअल भी डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि कैसे आप वेब लिस्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक हम कमांड चलाएंगे जिससे कि हम लोगों को एक DB फिल्टर कमांड होती है जिसमें सारी VMs के ऊपर कौन कौन से फायरवॉल रूल्स लगे हुए हैं वो आपको नज़र आएंगे। बट अभी तो हम लोगों ने कोई भी अभी फायरवॉल रूल्स नहीं बनाए हैं। तो समराइज DB फिल्टर एक कमांड होगी और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी रहे। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो थोड़ा सा लिस्ट को मैं ऊपर करता हूँ। और यहाँ पे जब मैंने कमांड डाली समराइज DB फिल्टर, तो यहाँ पर जो DB फिल्टर है वो चेक करके बताएगा कि कौन कौन सी VMs है और हर VMs के ऊपर आपके जो फिल्टर्स लिस्ट लगी हुई है वो क्या लगी हुई है। तो वो ये उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी VMs को चेक करना होगा कि कौन सी VM के ऊपर किस नाम से उस निक को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अगर देखना चाहूँ तो एक मेरे पास निक दिखा रहा है जो कि स्लॉट 0 पे शो कर रहा है, और ये एक ईथरनेट है, ESXi फायरवॉल ईथरनेट 0 है। यहाँ पे भी आपको ESX फाइल ईथरनेट 0 शो कर रहा है। तो ये अलग अलग VM कर्नल हैं जो कि आपके ESXi सर्वर्स के जो अपने जो अडेप्टर्स हैं ये उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको vnic
50 भी नज़र आएगा, वीनिक 10 भी नज़र आएगा, वी के 1 भी नज़र आएगा और वी एम के 0 भी नज़र आएगा। तो हमें जो चाहिए वो बेसिकली वी एम बेस्ड चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ले चलता हूँ और यहाँ से शुरू होती है वी एम्स। तो यहाँ पे अगर वी एम ज़ीरो देखें तो वी एम ज़ीरो को एक DB01 के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है और उसका पोर्ट नंबर क्या रहेगा, DB ईथरनेट 0 के नाम से है और इसका एक्चुअल नेम है वो ये वाला है, जो कि इस पर्टिकुलर निक के ऊपर कौन सा सिक्योरिटी पॉलिसी लगी हुई है हम उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीएम का एक्चुअल नाम याद भी है तो आप उसके नाम से भी फ़िल्टर कर सकते हो। अगर आप ये करना चाहें तो उसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को ये DB-01 की एक वीएम का अडेप्टर चेक करना है, तो समराइज कीवर्ड हमारा DB फिल्टर होगा, उसके बाद पाइपिंग लगाएंगे लेस और देन उसके बाद हमारा -P, देन उसके बाद वीएम का नाम। तो वीएम का नाम DB-01 है और एंटर प्रेस करेंगे। तो मुझे ये DB01 का अगर आप यहाँ पे देखें तो इस पर्टिकुलर वीएम का जो नाम है वो DB01 मुझे यहाँ पे नज़र आएगा और DB01 के ईथरनेट 0, इसमें एक ही ईथरनेट लगा हुआ है और इसका जो निक नेम है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये एक तरीके से VMware का SFW, जो कि ये ही आपका जो फायरवॉल के जो मॉड्यूल होगा वो इस निक के साथ कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर आप उसको क्या नाम, यहाँ से आप उसको एक सेकेंड, आप इस कमांड को जब एंटर प्रेस किया था आपने, तो एंटर प्रेस करने के बाद आपको इस वाले इंटरफेस पे जाना होगा जो कि नेम निक नाम से शुरू हो रहा है और इस पे हम जाके चेक करेंगे कि इस पे कौन से रूल्स लगे हुए हैं। तो बेसिकली ये चैन सिस्टम बेस्ड, इस पे IU चैन जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर ये फायरवॉल रूल्स लगते चले जाएंगे। तो हम लोग उस फायरवॉल रूल्स को डिटरमाइन करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, तो चल के देखते हैं हम लोग इसको और इसको फिर इजीली हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं इस वाली वीएम को मैं फ़िलहाल अभी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, या इस नाम को राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ से क्विट करते हैं और ये मैं क्विट होकर बाहर आ गया हूँ। अब मुझे इस पे पर्टिकुलर जो मैंने अभी कॉपी किया है उस नेम को, जो कि DB01 के निक के ऊपर जो एक सिंगल अडेप्टर था, उसके ऊपर मैं फायरवॉल रूल्स चेक करना चाहता हूँ। और फायरवॉल रूल्स को चेक करने के लिए जो कमांड होती है vsip आपका रहेगा IO कंट्रोल। तो IO कंट्रोल रहेगा, उसके बाद गेट के बाद रूल, हम इसको लिखेंगे गेट रूल्स -f और उसके बाद मैं यहाँ पर जो नाम मैंने कॉपी किया था और एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा कि इसमें कुछ रूल्स आपके लगे हुए हैं, जो कि इस निक के ऊपर जो रूल इसके बाद जो लगे हुए थे। तो यहाँ पर देखते हैं कि रूल नंबर 3 एट इन आउट INET 6 प्रोटोकॉल IPv6 ICMP और 135 फ्रॉम एनी टू एनी एक्सेप्ट। तो ये अगर रूल नंबर देखो 3 और रूल नंबर 4 और रूल नंबर 2, तो ये कुछ रूल्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट लगे हुए हैं। इन रूल्स के ऊपर हम लोगों ने अभी कोई भी अगर अपने डिस्ट्रीब्यूट फायरवॉल में जाकर देखें तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट रूल्स लगाए हैं, जो कि आपके हमेशा एक डिस्ट्रीब्यूट फायरवॉल में हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं चलता हूँ अपने वेब की तरफ और ज़रा देखते हैं कि यहाँ पर लॉगिन करके कि रूल्स कौन से लगे हुए हैं। तो यहाँ लॉगिन लेते हैं। लॉगिन लेने के बाद आपको सिक्योरिटी टैब में आना है। सिक्योरिटी टैब में आने के बाद ईस्ट वेस्ट सिक्योरिटी में आपको डिस्ट्रीब्यूट फायरवॉल का एक ऑप्शन नज़र आएगा। डिस्ट्रीब्यूट फायरवॉल के इस ऑप्शन में आपको ये नज़र आएगा कि ईथरनेट बकेट एक इमरजेंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वायरमेंट है और एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन नंबर 3 के अंदर आप देखें 3 रूल्स आपको यहाँ नज़र आएंगे। तो एक्सपेंड करते हैं तो ये कुछ रूल्स लगे हुए हैं। तो रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। तो जैसा कि आपको यहाँ पे रूल्स नज़र आ रहे हैं और इसमें सर्विसेज क्या परमिट की गई हैं, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, DFW पे ये अलाउ कंडीशन में। तो अगर हम अपने रूल्स में जाकर देखें, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4, ये आपके जो रूल्स हैं इसमें ये शो कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि रूल नंबर 3 के अंदर आप देखिए INET 6 के जो प्रोटोकॉल है ICMP
परमिट कर रखा है, और यहाँ पे सोर्स एनी है, डेस्टिनेशन एनी है, और कनेक्शन आपका रहेगा एक्सेप्ट। तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट कंडीशन है। ऐसे ही आपका एक और लगा हुआ है जिसमें पोर्ट नंबर 67 और 68, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें 67 और 68 हमारा जो है DHCP क्लाइंट और DHCP सर्वर के लिए यूज़ होता है। तो ये रूल नंबर 4 के ऊपर ये कंडीशन लगी हुई है। तो रूल नंबर 4 जो है हमारा, ये रूल नंबर 4 है जिसके ऊपर ये कंडीशन लगी है 67 68 जो कि एक्सेप्ट में आ रहा है। ऐसे एक रूल नंबर 2 लगा हुआ है जिसके अंदर हमारा सोर्स एनी, डेस्टिनेशन एनी और एक्सेप्ट एनी कर रखा है। तो इसका मतलब सब कुछ ही परमिट कर रखा है। अगर यहाँ देखें रूल नंबर 2 के अंदर आपका सब कुछ है, सोर्स, डेस्टिनेशन और ट्रैफिक आपका अलाउ है। तो इसका मतलब ये रूल्स बाय डिफ़ॉल्ट बने बनाए हैं। अगर आप किसी और VM पे भी जाकर देखेंगे और किसी भी ESXi पे जाकर देखेंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी। तो आई थिंक ये छोटा सा मैंने इसके अंदर आपको ये चीज़ समझाई। अब हम लोग रूल्स बनाते हैं और उसको हम लोग कम्युनिकेट करके देखेंगे। रूल्स को बनाने से पहले मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके मैं पहले अपने इस मैसेज की तरफ चलता हूँ। आइडेंटिटी फायरवॉल इज़ डिसेबल, रूल कंटेनिंग ग्रुप विद आइडेंटिटी AD ग्रुप एंड विल नॉट बी इन्फोर्स। तो इसको भी इनेबल कर देते हैं, ठीक है। बट अभी हमारे लिए आइडेंटिटी फायरवॉल स्टेटस डिसेबल है, डिस्ट्रीब्यूट फायरवॉल जो कि इनेबल है, ऑटो सेव भी इनेबल है। आइडेंटिटी फायरवॉल्स अभी इसमें एक्टिवेट नहीं होगा जब तक मैं इसको इनेबल नहीं करूँगा, तो तभी इसको इनेबल करने के लिए बोलेगा। बट मैं अभी फ़िलहाल इसको सेव कर देता हूँ। तो आप इसको ऑप्शनल है, बाद में करना चाहें तो कर सकते हैं। बट ये एग्जांपल कर रहा है एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप के लिए हम करेंगे, बट अभी मेरे को नहीं चाहिए। अगर करना है तो आप कर सकते हैं एज यू विश। तो सबसे पहले हम लोग एक रूल बनाएंगे और रूल बनाने के बाद हम उसमें फिर ऐड करेंगे कि हम लोग कैसे कैसे इसके अंदर पॉलिसी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक पॉलिसी का नाम यहाँ पर हम लोग नाम देंगे। लाइक हम चाहते हैं कि वेब टू ऐप क्या अलाउ करना चाहते हैं। हम लोग करना चाहते हैं आपका डिनाई करना चाहते हैं, या बोलें तो मतलब एक ICMP पैकेट डिनाई करना चाहते हैं, ICMP डिनाई। तो ये हमने एक तरीके से एक अपना एक पॉलिसी ऐड किया है, और इस पॉलिसी के अंदर अभी हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया। तो इसी 3 डॉट पे जब क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन आएगा ऐड पॉलिसी अबव बिलो। तो अभी हम उसको अबव करते हैं। तो अबव में देखेंगे तो ऊपर एक अलग से बन गया है, जो कि मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है। मैं इसी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ रूल क्रिएट करूँगा। तो अब यहाँ पे रूल जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो क्या करना चाह रहा हूँ, डिनाई करना चाह रहा हूँ। डिनाई कहाँ से, डिनाई ICMP कहाँ से करूँगा मैं, डिनाई करूँगा भाई मैं वेब से टू ऐप को। तो अभी मेरी कंडीशन जो है वो मैं अभी इसको भी परमिट करूँगा या डिनाई करूँगा, और उसके बाद फिर इसको मैं अलाउ करके देखूँगा। तो डिनाई के अंदर सबसे पहले सर्विसेज पे हम जाएंगे और सर्विसेज पे जाने के पेंसिल पे क्लिक करेंगे। तो सोर्स मेरा जो रहेगा वो वेब है। वेब के अंदर आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं। तो व्यू मेंबर्स में जाके देखोगे वेब 01 और 02 है, तो इसको क्लोज कर देते हैं और वेब 01 को यहाँ पे हम लोग टिक किया हम लोगों ने और इसको अप्लाई कर दिया। उसके बाद डेस्टिनेशन हमारा कौन सा रहने वाला है, डेस्टिनेशन हमारा रहेगा ऐप है या DB है। तो अभी हम लोगों ने क्या रखा है, ऐप रखा है। तो ऐप को मैंने सेलेक्ट करा और इसके व्यू मेंबर चेक किया, ऐप 01 और ऐप 02 दोनों मेंबर हैं, और इसको मैंने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन स्पेसिफाई हो गए। उसके बाद सर्विस की बात आती है। तो सर्विस आप कौन सी सर्विस के लिए आप इसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ICMP, तो ऊपर आप सर्विस का नाम लिख दीजिए ICMP, और उसके बाद जैसे सर्च करेंगे ICMP v6 v4 है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, इको रिप्लाई और इको रिक्वेस्ट। तो मैं ICMP इको रिक्वेस्ट को ही मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी हम पिंग करते हैं तो सबसे पहले ICMP इको रिक्वेस्ट जनरेट होती है। जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है तो वहाँ से उसका क्या आता है, ICMP इको रिप्लाई आता है। तो मैं अभी अपने ICMP इको रिक्वेस्ट को यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा और इसको मैं अप्लाई करूँगा। तो मैंने यहाँ पे ICMP इको रिक्वेस्ट किया। कॉन्टेक्स्ट प्रोफाइल में कोई चेंजेस नहीं करूँगा। DFW का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूट फायरवॉल, या तो आप फायरवॉल पे लगा सकते हो या ग्रुप पॉलिसी लगा सकते हो। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है मैं अभी इस पॉलिसी के बाद आपको बताऊंगा। और अब हम लोगों ने ये पॉलिसी बना दी है और इसको मैं सिर्फ पुश करने जा रहा हूँ, और ये जैसे ही पब्लिश होगा तो एक तरीके से ये पॉलिसी आपकी जनरेट हो गई है। और पॉलिसी नंबर आप देखेंगे 2024 के नाम से यहाँ पे आपको पॉलिसी नज़र आएगी।
और रिफ़्रेश करते हैं तो ये भी पॉलिसी सक्सीड में आ गई है। अब ये सक्सीड में आने का मतलब ये हुआ कि ये अब इनके बीच में कम्युनिकेशन अभी चालू होगी। बट सबसे पहले मुझे अपनी वीएम्स को आईपी देना होगा, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी वीएम्स को आईपी नहीं दिया है। और आईपी मुझे किस ऑर्डर में देना है, तो मैं अपने इस सीक्वेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो मेरा जो वेब सर्वर है 10.0.180.1 मेरा गेटवे आईपी होना चाहिए और ऐप सर्वर का 182.1 होना चाहिए। तो पहले हम चलते हैं अपने NSX इन्वायरमेंट में, जो कि हम लोगों ने अपने लास्ट टाइम एक क्रिएट किया था, सेगमेंट्स क्रिएट किए थे। अगर आप सेगमेंट्स में जाकर देखेंगे तो सेगमेंट्स में आपका एक वेब सेगमेंट है जो कि 180.1 है, और आपका एक DB सेगमेंट है 181 है, और ऐप सेगमेंट है। तो हम लोगों ने ऐप सेगमेंट्स और वेब सर्वर्स के लिए हम बात करें तो ये किससे कनेक्टेड हैं, ज़रा इसके हम ऑप्शन जाके चेक कर लेते हैं। एडिट पे जाते हैं और ये टीयर 0 के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ये पॉलिसी ठीक है, तो हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। और एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं अपने वेब को भी, इसी को एक्सपेंड करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पे देखें तो आपके पोर्ट की डिटेल यहाँ शो नहीं कर रहा है, तो हमें एक बार यहीं से जाकर देखना पड़ेगा। T0 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमारी आईपी भी सही है और ये सेगमेंट कनेक्टेड भी है। तो यहाँ पे हमें छोटा सा कंसेप्ट क्लियर होगा कि ये वेब भी कनेक्टेड है और ऐप भी कनेक्टेड है आपके सेगमेंट के साथ। सॉरी, ऐप सेगमेंट और वेब सेगमेंट टीयर 0 के साथ कनेक्टेड है। अब हम लोगों को क्या करना है, अपने इन मशीनों पे जाकर आईपी देंगे। तो पहले हम वेब सर्वर पे चलते हैं और उसको देखते हैं कि उसको आईपी क्या डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम चलते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर पे चलने के बाद मैं एक रिमोट कंसोल ले लेता हूँ इस वीएम का, और हम इसको एक आईपी एड्रेस साइन करेंगे। तो इसको एक आईपी एड्रेस साइन किया हम लोगों ने, वेयर 1 एक्सक्लेमेशन, जो कि हमारा पासवर्ड है, हर सब में रहेगा। स्टार्ट रन ncpa.cpl, और मैं अपनी मशीन को एक आईपी एड्रेस देने जा रहा हूँ जो कि 10.0.180.2, ये 2 आईपी होगा। सबनेट मास्क 24 के हिसाब से रहेगा, 255 और गेटवे आईपी 10.0.180.1 रहेगा। DNS आईपी की अगर रिक्वायरमेंट है तो ले सकते हो, अदरवाइज़ हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट फिर भी मैं डाल देता हूँ। और ये मेरा कनेक्टेड होगा और इसको मैंने क्लोज़ किया। तो यहाँ से एक बार हम पिंग करके देख लेते हैं, CMD पिंग 10.0.180.1। सॉरी, ये मुझे 180 करना था, ये मुझसे बार बार रह जाता है, तो ये अपने गेटवे को पिंग कर पा रहा है। तो ये VM कम्युनिकेट कर रही है। सेम ऐसे ही मुझे रेस्ट ऑफ 3 VMs पे भी जाना होगा। इस वेब पे भी चलते हैं, इसका भी रिमोट कंसोल लेते हैं। तो यहाँ पे भी लॉगिन लेते हैं। ये मशीन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, हंग हो गई है। तो कोई बात नहीं, तो मैं इतने में दूसरी VM पे मैं दोनों को ही क्लोज़ कर देता हूँ एटलीस्ट। तो एक बार रिमोट कंसोल लेकर देखते हैं दोबारा से इसको। अभी इसने काम किया है और इनपुट लिया है। तो ये जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नेटवर्क आईपी कुछ इशू इसमें बार बार आ ही रहा है। मैं जब भी इसको तो ठीक है, मैं यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने की कोशिश करता हूँ और 10.0.180
10.3 255.255.255.0 10.0.180.1 और DNS-IP 10.0.5.130। हालांकि ये अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन है कि DNS-IP में कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, तो आप मेरी टपोलॉजी अगर देखेंगे तो उसमें मेरा एक मैनेजमेंट इन्वायरमेंट है जो ऊपर की तरफ कनेक्टेड है R1 की तरफ। तो वहाँ पर ये 3 सर्वर, जिसमें से एक मेरा DC सर्वर है। तो मैं अपनी पहली वाली मशीन को पिंग करता हूँ जिसका 180.2 है और गेटवे को पिंग करता हूँ, तो मुझे यहाँ सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड आ रहा है। तो ये VM मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। राइट क्लिक किया और क्लोज़ किया मैंने इसको। उसके बाद मुझे अपने ऐप सर्वर पे भी लॉगिन लेना होगा। तो रिमोट कंसोल लेते हैं इसका। तो इसमें IP कॉन्फ्लिक्ट कह रहा है, ये कुछ इशू है इसमें। तो मैं कुछ ना कुछ इशू है जो VMRC में सेशन मुझे लॉग ऑफ करके लॉगिन करना पड़ेगा, तब चलेगा। अदरवाइज़ दूसरा है वेब कंसोल से करके देखते हैं। तो आई थिंक वेब कंसोल में ये इशू नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लॉगिन लेते हैं VMware1! तो ठीक है, हमने यहाँ पे लॉगिन लिया है। स्टार्ट रन ncpa.cpl और यहाँ पर हम इसको एक IP एड्रेस देंगे जो कि 182 सीरीज़ का रहने वाला है, क्योंकि ऐप सर्वर को 182 का सबनेट दिया जाएगा। 255.255.255.0 10.0.182.1 10.0.5.130। तो ये हमारा एक सर्वर है और इसको भी मैं क्लोज़ करता हूँ। और क्लोज़ किया मैंने इसको। यहाँ रन पे जाकर cmt पिंग 10.0.182.1 पिंग आ रहा है मुझे। अगर मैं यहाँ से बैठ के इसको भी पिंग करता हूँ तो पिंग आ रहा है। अगर मैं इसको बैठ के 3 को भी करता हूँ तो यहाँ से पिंग आ रहा है। तो आई थिंक यहाँ से ऐप का सर्वर वेब के सर्वर को पिंग कर पा रहा है। सेम ऐसे ही मुझे दूसरे ऐप पे भी जाना होगा। दूसरे ऐप पे भी आने के बाद इसको भी एक एड्रेस असाइन करना है, VMware1! और विंडो स्टार्ट रन ncpa.cpl और एडेप्टर में जाकर प्रॉपर्टी TCP और 10.0.182. का हमारा IP2 दे चुके हैं, 3 है हमारा ये 255.255 10.0.182.1 10.0.5.130। उसके बाद इसको मैं ओके पे क्लिक करूँगा। ओके किया, देन क्लोज। तो आई थिंक यहाँ पर ये IP एड्रेस हमने असाइन कर दिया है। तो मैं भी ज़रा एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। एरर था, चला गया। स्टार्ट कमांड प्रॉम्प्ट पिंग। सबसे पहले मैं अपने गेटवे को पिंग करके देखता हूँ, मुझे रिप्लाई आ रहा है। मेरे फर्स्ट VM का IP है उसको भी पिंग आ रहा है। सेम ऐसे ही मुझे अब वेब सेगमेंट का जो VM है उसको भी पिंग कर पा रहा हूँ, उसकी पहली VM को और दूसरी VM को भी पिंग कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो भी चल रहा है। तो अब मैं अगर वेब की मशीन पे जाकर लॉगिन लेता हूँ और लॉन्च वेब कंसोल करता हूँ, तो यहाँ से भी मैं एक बार पिंग करके देखता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी ट्रैफिक जाएगा टूवर्ड्स ऐप की तरफ 10.0.182.2। तो उससे रिप्लाई आ रहा है और यहाँ पे किया 3, यहाँ से भी रिप्लाई आ रहा है। तो मैं 2 के साथ एक -t करके पिंग चलाता हूँ, जो कि ये पहली VM है मेरी। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरी VM को पिक करूँगा, जो कि कौन सा IP होगा। ये IP होगा 182 वाले का 3 होगा IP
182.3 स्पेस माइनस टी। तो ये कम्युनिकेशन चल रही है। सेम ऐसी ऐप वाले को भी मैं रिवर्स पिंग कंटिन्यू चलाऊँगा, जिससे कि हमें क्लियर रहेगा 10.0.180 डॉट का 2 स्पेस माइनस टी। दूसरी वीएम को भी हम यहाँ पिंग चलाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, पिंग 10.0.180 डॉट का हमारा जो आईपी है वो क्या है, 3 स्पेस माइनस टी। तो अब ये पिंग हमें आ रहा है और ये ऐप वाले डीबी को, डीबी वाले ऐप के सर्वर के दोनों वीएम्स को पिंग कर पा रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने NSX में, जहाँ पे हम लोगों ने सिक्योरिटी के अंदर इसको परमिट किया था। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट फायरवॉल की तरफ बढ़ें तो वेब की तरफ अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ पर हमने अलाउ किया था। तो मैं इस बार इसको ड्रॉप कर देता हूँ कि मेरा ये ट्रैफिक ड्रॉप करे, मतलब वेब सर्वर ऐप सर्वर को ICMP को रिक्वेस्ट ना जा दे पाए। तो जैसे पब्लिश करके पुश करेगा ये फायरवॉल पॉलिसी, तो हमको पहले वेब सर्वर पे चलकर देखना होगा। तो देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आना शुरू हो गया है, तो मतलब ये पैकेट ड्रॉप कर रहा है, क्योंकि ये पॉलिसी जैसे उसको मिली तो ये वीएम वेब नहीं कर पा रही थी, बट ऐप के ऊपर चल के देखते हैं तो ऐप इजीली कर पा रही है, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो रही है। अब जब हम लोग चलकर देखते हैं तो वेब जो है एक्चुअल में ये फोर्सफुली जो पॉलिसी लगी है वो सोर्स पे लगी है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि सोर्स ही नहीं चाहता है कि इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आईपी की सर्विसेज को एक्सेस ना कर पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोर्स पे हमारी कंडीशन लगी हुई है कि सोर्स ही एक ऐसा है जो ICMP को रिक्वेस्ट का ट्रैफिक जब जनरेट करेगा तो वो फॉरवर्ड ना कर पाए। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग दोबारा से अपने ESXi सर्वर पे चलकर देखें और हम अपने वेब सर्वर पे चलकर देखें, तो यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करूँगा web-01। तो web-01 का अगर निक देखूँ तो निक उसका ये वाला है। तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से क्विट और क्यू प्रेस किया, बाहर आ गए। अब मैं इसका फायरवॉल रूल चेक करूँगा। तो फायरवॉल रूल चेक करने के लिए मेरे को यहाँ पे ये डिटेल हटानी होगी, क्योंकि मुझे वेब की डिटेल डालनी है। राइट क्लिक करूँगा और यहाँ जैसे ही मैं ये डिटेल डालूँगा, किसकी है ये मेरा वेब का है, तो एंटर प्रेस करूँगा तो कुछ रूल्स मुझे नज़र आएंगे। तो वो रूल्स क्या थे, रूल नंबर 2024। अगर ये रूल नंबर 2024 को देखें तो ये टॉप ऑफ में पहले आ रहा है, अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ नज़र आए। तो अगर मैं अपने इस इन्वायरमेंट में चलकर देखूँ और मेरे NSX इन्वायरमेंट चल के देखूँ, तो मेरा जो फायरवॉल रूल है वो मेरा 2024 के अकॉर्डिंग बना हुआ है, और उसके अंदर मेरा एक इनपुट प्रोटोकॉल ICMP टाइप कोड 8:0 फ्रॉम एड्रेस। तो ये एक एड्रेस है, दिस इज कॉल्ड है एड्रेस, दिस इज अ सोर्स एड्रेस टू एड्रेस डेस्टिनेशन। इसको इस पे क्या लिखा हुआ है, इसने ड्रॉप बोला है। तो मतलब ये वाला सोर्स इस डेस्टिनेशन को क्या करेगा, ट्रैफिक क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रूल हमारे नीचे जो बने हुए रूल थे वो नीचे आ गए, जैसे जैसे बनाते जाओगे वो रूल आप ऊपर आपका ऐड होता जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये भी राइज होगा कि अगर ये एड्रेस भी अगर आप ये देखना चाहें तो कैसे चेक कर सकते हैं कि इसका पर्टिकुलर जो एड्रेस है वो क्या है। तो आप उसके लिए भी कमांड क्या रहती है, कमांड सेम चलेगी। इसमें आपको गेट रूल की बजाय अब यहाँ पर आपको करना होगा गेट एड्रेस। तो यहाँ पे गेट एड्रेस सेट्स कमांड होती है, एड्रेस सेट्स -f। उसके बाद अब यहाँ से इस कंप्लीट एड्रेस को कॉपी करो, कॉपी और एंटर प्रेस करो। आई थिंक कमांड में कहीं गलती हुई है, गेट एड्रेस सेट्स। तो यही मैंने कमांड लिखी थी, गेट कहाँ गया, गेट ADDRE नहीं आएगा इसमें, तभी मेरे को डाउट था कि शायद इसमें कोई एक वर्ड एक्स्ट्रा आया है जो कि ई नहीं है इसमें, और एंटर प्रेस किया तो इसने बोला कि vzip कंट्रोल
एरर टू गेट एड्रेस कंटिन्यू स्विच पोर्ट नॉट फाउंड। ओके, तो इसको यहाँ से एड्रेस नहीं मिला है। एक्चुअल में काफ़ी सारे टैग्स लगते हैं, ये मैं आपको चेक करके ये बता दूंगा, क्योंकि इसमें एफ नहीं ले रहा है, क्योंकि ये फ़िल्टर नेम होता है, जो कि फ़िल्टर नेम ये नहीं उठा रहा है। तो कोई बात नहीं, तो मैं आपको ये दोबारा से ये कमांड मैं एग्जीक्यूट करके बता दूंगा कि ये कमांड कौन सी है जिस पे आपको ठीक है। तो ये कमांड मैं आपको चेक कर बता दूंगा, इसकी एड्रेस सेट कमांड कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस सेट लिखा हुआ है बट ये फैच नहीं कर पा रहा है किसी रीज़न से। तो जो कि इसको करना चाहिए था, मैं इसको दोबारा से कॉपी करके देखता हूँ। कॉपी और ये नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये कमांड मैं चेक कर दूंगा, क्योंकि ये कमांड मैं यूज़ कम करता हूँ, बट इस कमांड से मैं निकाल सकता था, क्योंकि एक दो बार मैंने कमांड एग्जीक्यूट की थी। माइट भी शायद मैंने कहीं पे इस कमांड की कोई वर्ड्स मैंने मिस कर दिए हैं, तो मैं आपको ये चेक करके दोबारा बता दूंगा। बट हाँ, चलते हैं दोबारा वापस अपने फायरवॉल की तरफ। अगर फायरवॉल में देखें तो ये कंडीशन ड्रॉप में है। अगर मैं इसको ड्रॉप की जगह रिजेक्ट मोड में डाल देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ, तो ये अब पब्लिश कंडीशन में आ जाएगा, और जैसे ये ग्रीन हो जाएगा तो ये सक्सेसफुली हो गया। तो वेब में चलते हैं, देखो आपको क्या नज़र आएगा। जब आपने ड्रॉप किया था तो वहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा था, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट जैसे ही आपने रिजेक्ट मोड में डाला तो इसने बोला कि आपको जो रिप्लाई आ रहा है आपकी वीएम से आ रहा है। तो वीएम का जो एक्चुअल जो आईपी एड्रेस है विच इज़ कॉल्ड है वेब का जो 182.2, उसके आगे लिखा क्या आ रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो ये भी जो ट्रैफिक भेज रहा है उसके आगे रीच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कि आगे होस्ट के पास पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं कोई फायरवॉल है जो कि आपको इस पैकेट को रोक रहा है। अगर आप इसको ड्रॉप में करेंगे तो आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी, कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट नज़र आएगा। अगर आप इसको रिजेक्ट मोड पे डालेंगे तो आपको ये कन्फर्मेशन आएगी कि आपने जिस टारगेट वीएम को पिंग चलाया था वो आगे जाकर कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही है। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का आ रहा है। बट अगर ऐप 02 पे जाकर देखें तो उसकी सारी दोनों के दोनों वीएम से वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, चाहे वो आपका वेब का 01 वाला सर्वर हो और वेब का 02 वाला सर्वर हो, दोनों सर्वरों के साथ वो कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो DFW के अंदर हम लोगों ने इस पहली लैब के अंदर ये देखा कि हम सिंपल रूल कैसे बना सकते हैं और रूल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास कोई फिर इमरजेंसी वाला ऑप्शन अगर आता है, तो अगर आप यही रूल इमरजेंसी के ऊपर एज ए टेम्परेरी अलाउ करना चाहते हो तो आप इमरजेंसी में जाएंगे, आप यहाँ पर ऐड पॉलिसी करेंगे। पॉलिसी के अंदर यहाँ पे आप ऐड एक रूल ऐड करेंगे, और रूल में रखा सोर्स, वही डिफाइन किया जो सोर्स आपका था वेब ग्रुप, अप्लाई किया। डेस्टिनेशन हमारा जो रहेगा ऐप ग्रुप था, इसको अप्लाई किया। सर्विसेज में आपने टोटली क्या कर दी, ICMP इको रिक्वेस्ट को भी आपने परमिट करा, या फिर आप इसको कैंसिल करके एनी भी छोड़ सकते हैं, और DFW पे आप इसको पुश DFW पे लगाएंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये रूल आपकी एप्लीकेशन बकेट से पहले इमरजेंसी वाले रूल को फॉलो करेगा, और इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो सक्सीड कर गया। तो देखो आपको ये पिंग आना शुरू हो गया है।
तो यहाँ पर आपको पिंग आ रहा है और F02 तो से पिंग कर ही पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि NSX इन्वायरमेंट के अंदर अगर हमें देखें 2025 ये नया रूल बना था, और अगर हम ऑल रूल्स पे क्लिक करके देखें तो ये सीक्वेंस ऑर्डर से लगा। सबसे पहले कैटेगरी लगी ईथरनेट की, जो कि हमारी ईथरनेट कैटेगरी थी, फिर इमरजेंसी आता है, फिर एप्लीकेशंस की रूल्स लगे हुए हैं। तो ईथरनेट कैटेगरी हमारी जो होती है स्टेट लेस होती है, बट इमरजेंसी, एप्लीकेशन, इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी हैं सारी लेयर 3 हैं, जिसमें स्टेटफुल और स्टेट लेस भी आती है। इमरजेंसी के अंदर अगर आपने देखा कि इसमें पॉलिसी आपने वही लगाई हुई थी जिसमें आपने सर्विस क्या कर दी थी, एनी कर दी थी, बट आपने यही सर्विस एप्लीकेशन के अंदर जब जाकर लगाई थी तो उसमें आपका ये क्या था, रिजेक्ट मोड में था। तो जैसे ही आपका ट्रैफिक ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, इसीलिए इसको बोला था टॉप टू डाउन बोला जाता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप टू डाउन बोलते हैं। तो अब आपका जो इमरजेंसी वाला है वो यहाँ पे रूल लगा हुआ है। तो मैं इस रूल को अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट पॉलिसी कर देता हूँ और पब्लिश कर देता हूँ, तो ये देन क्या होगा, ये आपके इस एप्लीकेशन पे आकर कंडीशन लग जाएगी दोबारा से, और वेब सर्वर में देखो दोबारा से आपको क्या आना शुरू हो गया, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है और ये सर्वर उसे पिंग कर पा रहा है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई कि हम लोगों ने DFW के एक फायरवॉल रूल्स बनाकर देखा। हमारे ESXi सर्वर्स के अंदर कभी भी आप फायरवॉल रूल्स अगर आप रूल बनाते हो NSX मैनेजर पे, तो वो सीधा पुश कर देता है जितने भी ESXi होते हैं, और पुश जो करने वाला होता है वो vSIP होता है, जो हर वर्चुअल VM के निक के ऊपर आपको अपडेट होके मिलेगा। तो अगर आप इस रूल को चेक करना चाहते हो तो सबसे पहले मैंने आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करके बताई थी, जिससे कि आपको सबसे पहले DV फिल्टर चलाना होगा, जो कि जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन सी VM का निक क्या है। तो जैसे आपने वेब 01 की बात करी या वेब 02 की बात करें, तो उनके आपको सबसे पहले अडेप्टर की डिटेल निकालनी होगी, जो कि यहाँ से आप इस अडेप्टर की डिटेल को निकालेंगे, और ये एक अडेप्टर डिटेल कंप्लीट निकलने के बाद कॉपी करा आपने और उसके बाद यहाँ पे क्विट कर देंगे। उसके बाद आपको एक नोट पैड में इसको या तो नोट कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे नोट पैड पे इसको पेस्ट करा, जो कि किसका है, ये वेब का है, web-01 का है। अब ऐसे ही मुझे DB का भी निकालना होगा, सॉरी ऐप का, नॉट DB का, ऐप का भी मैं निकालता हूँ, 01 का भी। ऐप का भी निकालने के लिए मुझे यही काम करना होगा, यहाँ पे ऐप कीवर्ड लिखना होगा, APP ऐप लिखा, आई थिंक इसको नहीं मिला, इसको काफ़ी सारे मिल गए हैं, बट मुझे जो चाहिए था क्विट। यहाँ पर VM कर्नल 0 है, ऐप 02, तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, एक ऐप 02 नज़र आ रहा है, इसने ऐप 01 का नहीं दिखाया है। तो ऐप 02 का ही डिटेल नोट कर लेते हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि ऐप 02 की जो VM आपकी यहाँ पर ये हमारी ये जो VM है अभी फ़िलहाल जो पावर ऑन है और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो ये अभी उसने उसकी डिटेल मेरे को शो करी है, उसके हिसाब से क्विट करेंगे यहाँ से हम लोग, क्विट, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करूँगा। तो ये ऐप 02 है। तो आई थिंक ये हमें क्लियर हो गया कि ये दो अलग अलग निक हैं और इन दोनों की निक आईडी भी डिफरेंट आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, इनके फायरवॉल रूल्स चेक करूँगा। तो अगर मैं ऐप 02 पे भी जाकर देखता हूँ कि फायरवॉल रूल्स क्या रहेंगे, Ctrl+C, तो जैसे कि आपको मैंने कमांड बताई थी कि यहाँ पर आपको ये फायरवॉल रूल्स मिलेगा। इस फायरवॉल रूल को मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे ये रूल आपको नज़र आएगा 2024। बट क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर हम लोग NSX के अंदर जाकर रूल लगा रहे हैं और रूल ये था कि मेरा सोर्स वेब ग्रुप है, ये वेब ग्रुप इस डेस्टिनेशन के पास जब भी हिट जाएगा तो ICMP इको रिक्वेस्ट उसका रिजेक्ट मोड में होगा, जो कि DFW क्या कर रहा है, आपके ऐप ग्रुप पे भी डाल रहा है और वेब ग्रुप पे भी डाल रहा है। तो मैं आपको ऐप ग्रुप के ऊपर तो मैंने ये कंडीशन दिखाई है, ये रूल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर आप ये देख रहे हैं तो ये ऐप ग्रुप के ऊपर रूल लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने ये जो निक कॉपी किया था ये ऐप का था। ऐसे ही मैं एक आपको वेब का भी चेक कराता हूँ। तो अगर वेब का भी चेक करें यहाँ पर,
तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे वेब का भी नज़र आ रहा है। तो ये जो मशीन है ये मेरी वेब की है और वेब की इस मशीन के अंदर आपको ये रूल नज़र आएगा जो कि वेब में भी यही इम्प्लीमेंट है। तो अगर जब हम पॉलिसी बना ही रहे थे, सोर्स ये, डेस्टिनेशन ये और डीएफडब्ल्यू जैसे डीएफडब्ल्यू मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली इन दोनों ग्रुप्स के ऊपर भी ये फायरवॉल पॉलिसी पुश कर देगा। मैं नहीं चाहता कि ऐप ग्रुप के ऊपर पॉलिसी पुश हो, मैं चाहता हूँ सिर्फ वेब ग्रुप के ऊपर ही पॉलिसी इंप्लीमेंट हो, क्योंकि वेब ग्रुप के ही वीएम्स ऐप ग्रुप के ऊपर जब ट्रैफिक भेजेंगे तो वेब ग्रुप से ही निकलते समय उसको ट्रैफिक को ब्लॉक कर देना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, थोड़ा सा चेंजेस करूँगा। मैं इसको ग्रुप सेलेक्ट करूँगा, किस ग्रुप में करना चाहते हो, वेब ग्रुप में करना चाहते हो, और इसके मेंबर्स भी देख सकता हूँ, ये दोनों मेंबर हैं। और इसको मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इसको पब्लिश करूँगा तो अब ये वेब ग्रुप के ऊपर पॉलिसी पुश हो गई है। तो ये देखिए सक्सेसफुली हो गई है। सबसे पहले इसका रिजल्ट चेक करते हैं, फिर पॉलिसी चेक करेंगे। तो वेब पे जाकर देखते हैं तो अभी भी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, क्योंकि पॉलिसी अब हमारी वेब पे लगी हुई है, क्योंकि डीएफडब्ल्यू से हटाकर मैंने खाली वेब ग्रुप पे डाली है। बट अगर ऐप ग्रुप पे जाकर देखूं तो उस पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है। अब आते हैं रूल्स की बात। तो सबसे पहले हम लोग वेब को चेक करते हैं, क्योंकि ये जो देखिए 319977 जो है ये हमारा वेब का है। तो अगर मैं इसको अपर एरो की प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करके देखता हूं तो भाई आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि इसके ऊपर तो ये इम्प्लीमेंटेड है ये। बट अगर आप ये देखते हैं कि ऐप के ऊपर ये 318696 वाली जो पॉलिसी थी, इसके ऊपर ये रूल हट चुका होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम लोगों ने जो ये पॉलिसी बनाई थी वो पॉलिसी वेब ग्रुप पे अप्लाई की है। तो आपको ये डिफाइन करना होगा कि आप गैंगुलर बेस्ड डिसीजन किस पे बनाना चाहते हो। अगर आप अननेसेसरी में डेस्टिनेशन पे लगा रहे हो तो आप अननेसेसरी में डीएफडब्ल्यू के रूल्स की लिस्टिंग बढ़ा रहे हो, जिससे कि उसको जब भी पैकेट आएगा तो हर बार फ्लो को चेक करेगा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई है। तो इस प्रैक्टिकल के अंदर हमें ये समझ आया कि हम या तो अगर डीएफडब्ल्यू लगाते हैं तो वो दोनों एंड पर अप्लाई कर रहा है रूल। अगर हम लोग ग्रुप बेस्ड लगाते हैं तो जो ग्रुप आपने डिफाइन किया सोर्स बेस्ड वो उसी के ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। तो आई थिंक ये हम लोगों ने इस प्रैक्टिकल लैब में करके देखा है। अब इसके अंदर एक छोटा सा मैं आपको एक फ्लो टेबल भी बताना चाहूँगा कि जब भी डिस्ट्रीब्यूट फायरवॉल काम कैसे करता है, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू में लोगों से पूछा जाता है कि डीएफडब्ल्यू की फंक्शनैलिटी कैसे करता है। तो मैंने एक छोटा सा कोशिश किया एक इनपुट देने का, तो वो मैं आपको एक पीपीटी में दिखाता हूँ मैं, जिससे कि आपको ये समझ आएगा। जब भी हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा मैं साइज इसका इंक्रीज़ कर लेता हूँ, एटलीस्ट आप लोगों को ये चीज़ अच्छे ढंग से नज़र आएगी। तो डीएफडब्ल्यू रूल्स लुकअप कैसे करता है, यहाँ पर एक वीएम है, वो वीएम किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना चाहती है जिसका सोर्स आईपी वेब है, डेस्टिनेशन ऐप है, पोर्ट नंबर एचटीटीपी और टीसीपी सिंक में। तो ये जो वीएम है ये इनिशिएट कर रही है ट्रैफिक, और ये इनिशिएट करती है इसके वीनिक से जब ट्रैफिक निकलता है तो ये डीएफडब्ल्यू फायरवॉल की तरफ आता है। तो डीएफडब्ल्यू में जब भी ये आएगा तो हमेशा इसमें दो तरह की टेबल मेंटेन होती है, एक होती है फ्लो टेबल और एक होती है रूल टेबल। फ्लो टेबल वो टेबल होती है जो ज़्यादातर आपका फ्लो बेस्ड, आपके वो रूल्स ज़्यादातर जो मैच करते हैं वो इसमें कैशे में कॉपी होते जाएंगे। तो लिखा भी है, फर्स्ट हिट डीएफडब्ल्यू एंड डज नॉट फ्लो टेबल लुकअप फर्स्ट टू सी एनी स्टेट मैच टू एग्जिस्टिंग फ्लो रिजल्ट इन फ्लो टू स्टेट नॉट फाउंड। तो मतलब जो सोर्स जिस डेस्टिनेशन की बात कर रहा था वो फ्लो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, तो वो सीधा ट्रैफिक जाएगा थर्ड नंबर के पास। तो थर्ड नंबर जो हमारा बनता है वो क्या बनता है, रूल टेबल। जो रूल टेबल अभी हम लोगों ने बनाई है दैट इज कॉल्ड ए रूल टेबल। तो वो रूल टेबल में चेक करेगा कि क्या सोर्स वेब, डेस्टिनेशन ऐप और एचटीटीपी और उसका कनेक्शन एक्टिव या अलाउ उसमें परमिट है या डिनाई में, ड्रॉप में है या रिजेक्ट में। तो वो जो भी कंडीशन होगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली उस पैकेट को पास कर दिया जाएगा, और आगे फर्दर ये दोबारा पैकेट आता है तो वो फ्लो टेबल को क्या करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर पैकेट आता है सेम सोर्स डेस्टिनेशन पे तो वो दोबारा से रूल टेबल पे नहीं जाएगा, वो फ्लो टेबल को देखेगा और सीधा काम करेगा। तो कुछ इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है, NSX firewall implement top down rules search order when a packet match it pop out
of the search based on the processing indicate in the match rules. By default, DFW implement the rule table and flow table model that most firewall use. The processing of packet take a place in the flow. An IP packet identify packet 1 that match rule number 2. The order ऑफ ऑपरेशन इन द फॉलोइंग। तो ये मैंने कुछ ऑर्डर को मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन किया है। तो पहला ऑर्डर में क्या था, ए लुकअप इज परफॉर्म इन द कनेक्शन ट्रैकर टेबल टू डिटरमाइन इफ एंट्री फॉर द फ्लो ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ट्रैकर टेबल वो होगी जिसको हम बोलते हैं फ्लो टेबल बोलेंगे। तो यहाँ पे जब ये फ्लो टेबल के पास पहुँचा, as a flow 2 is not present in the connection tracker table and lookup perform in the rule table identify which rule is applicable flow to the first rule match to the flow will be enforced। अगर ये पहले वाले से मैच कर जाता तो काम हो जाता, बट अभी मैच ही नहीं कर रहा तो ये सीधा उठाकर कहाँ भेज रहा है, रूल टेबल के पास है। रूल टेबल टू मैच द फ्लो टू द एक्शन सेट इज अलाउ। तो मतलब इसका तो रूल नंबर 2 ही है और ये अलाउ कंडीशन में है। Then because the action is set is allow flow to a new entry will be created inside of the connection tracker table, the packet is transmit out to the DFW। तो ये पैकेट तो फर्स्ट टाइम में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, बट उसके बाद ये एंट्री उठाकर सीधा फ्लो टेबल में डाल देगा, जिसको हम ट्रैकर टेबल भी कहते हैं, फ्लो टेबल भी कहते हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो DFW के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि जब भी आप कोई भी रूल्स बनाते हो तो आपको ये पहले चेक करना होगा किस तरह के रूल्स को आप बनाना चाहते हो और किस तरह के रूल्स के साथ आप ये काम करना चाहते हो। तो ये इस पॉइंट के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था जो प्रैक्टिकल इसमें जो रह गया है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम अपने NSX मैनेजर पे लॉगिन लेते हैं और वहाँ देखते हैं इसमें और सेटिंग्स क्या क्या रहेंगी। जैसे कि अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि ये सक्सेस है और यहाँ पर आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इस रूल को डिसेबल करने का मतलब ये होगा कि आप इस रूल को एप्लीकेबल नहीं करना चाहते हो टेम्प्रेरी। और उसके बाद यहाँ पर एक सेटिंग का एक ऑप्शन होता है जिसको एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कहते हैं। तो TCP स्ट्रिक्ट अगर रखना चाहते हो तो नो कर सकते हो, स्टेटफुल फायरवॉल रखना चाहते हो यस। जैसे कि मैंने आपको बोला था ये लेयर 3 डिसीजन है, लेयर 3 पैकेट इंस्पेक्शन है, तो इसमें स्टेटफुल और स्टेटलेस दोनों के ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो यहाँ पे लिखा भी है स्टेटफुल फायरवॉल मॉनिटर आर स्टेट एक्टिव कनेक्शन एंड यूज़ द इंफॉर्मेशन डिटरमाइन विच पैकेट टू लेट थ्रू द फायरवॉल। दूसरा ऑप्शन है लॉक्ड। मैंने आपको बताया था कि अगर आप मल्टीपल यूज़र्स काम कर रहे हैं एट अ टाइम पे एक ही फायरवॉल रूल्स के अंदर, तो आप लॉक कर सकते हो कि या तो आप करो या फिर वो बंदा करेगा, तो आप इसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। TCP स्ट्रिक्ट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इफ़ TCP स्ट्रिक्ट इज इनेबल on a section and packet is matched rule in it, the packet is dropped if the packet does not belong to any existing session and sync flag of the packet is not set the kernel। तो इसका मतलब ये कि जो TCP sync के जो पैकेट्स जो थंबप्रिंट उसको मिले होंगे वो उससे अगर मैच नहीं कर रहे होंगे तो वो सीधी सी बात है वो उसको ड्रॉप कर देगा। 3-वे हैंडशेकिंग आई थिंक आप सभी जानते हैं कि TCP में जब भी कोई कम्युनिकेशन होती है सबसे पहले वो 3-वे हैंडशेक करता है, उसके बाद वो सीक्वेंस नंबर से डेटा का प्रोसेस करता है सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में, देन एक्नॉलेजमेंट आता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि काम करती हैं और इस तरीके से हम लोग अपने इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। कमेंट्स के अंदर अपने कमेंट्स लिख सकते हो कि किस सेटिंग के लिए क्या करना चाहते हो जिससे कि आपके लिए वो इजी रहेगा। देन उसके बाद आप यहाँ पैकेट्स के ऊपर ये नीचे एक मॉनिटरिंग ऑप्शन होता है, कितने नंबर ऑफ हिट काउंट हुए हैं, कितने सेशन काउंट हुए हैं, और ये सारे आपको दिखाता रहेगा कितने पैकेट्स कितने बाइट्स ऑफ काउंटिंग आपको यहाँ पे मिल रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ लॉक सर्वर की बात आती है। नॉर्मली लॉक सर्वर का मतलब ये होता है कि जब भी कोई कंडीशन अगर मैच करेगी तो वो पैकेट लॉक जनरेट करे, और लॉक्स को जनरेट करने के लिए या देखने के लिए आपके पास काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसको आप देख सकते हो। तो अगर जैसे डायरेक्शन लिखा इन से आउट की तरफ, तो यहाँ पे पहले लॉगिंग को इनेबल कर लेते हैं जो कि डिसेबल है, इनेबल किया हमने। लॉगिंग इन से आउट या आउट से या इन करना या आउट करना, जैसे डायरेक्शन रखना चाहो रख सकते हैं। IPv4 लॉगिंग के अंदर जो लेबल होगा वो क्या होगा, मैंने लिख दिया MAHIN महेंद्र, मैंने लिखा ये मेरे नाम से जो भी लॉग्स जनरेट होंगे वो सारे शो करेगा और इसको मैंने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे ये लॉग मेरे अप्लाई हो गए। अब जब भी ये लॉग्स बनेंगे तो ये लॉग्स कहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी ये लॉग्स अगर ये बनते हैं तो ESXi सर्वर के अंदर लोकेशन होती है, वो मैं लोकेशन आपको दिखाता हूँ। आई थिंक उससे आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो टेल आपको कीवर्ड लिखना होगा -f, देन उसके बाद where, देन उसके बाद लॉग के बाद आपको DFW
DFW पैकेट लॉक्स की एक पर्टिकुलर लोकेशन है और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको ये लॉक्स इंफॉर्मेशन शो करेगा, जो कि आपको यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो ये अभी टाइम ले रहा है। शट यहाँ पे ये लॉग दिखाता है, बट अभी ये लॉग नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये पैकेट लॉग्स शो करता है। और अगर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो इसका एक मैथोलॉजी और भी है। ये डिपेंड करेगा कौन से हाइपरवाइज़र के ऊपर ये VMs चल रही हैं, तो वहाँ से आपको देखना थोड़ा आसान होगा। तो अभी हमारी जो ये मशीन है Web01 है, और Web01 आई थिंक होस्टेड होगी किस सर्वर पे है ये चेक कर लेते हैं। Web01 है आपकी prod1 पे ही है, और App01 भी आपका किस पे है, prod2 पे। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये कम्युनिकेशन अभी ड्रॉप हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसका एक दूसरा मेथड है जो कि कमांड से यहाँ पे शो करता है, हिट दिखाता है, बट अभी ये हिट नहीं दिखा रहा है। तो एक और कमांड है इसकी NSX CLI, आप यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह के लॉक्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो रिकमेंडेशन होती है कि रिमोट सर्वर डिप्लॉय करो और उसके अंदर लॉक को फैच करो। तो यहाँ पर आपको करना होगा गेट फायरवॉल पैकेट लॉग लास्ट, कब के दिखना चाहते हो, मैंने कहा लास्ट 20 लॉग्स दिखा दो। तो ये लास्ट 20 लॉग्स भी नहीं दिखा रहा है, तो मैं इसको खाली पैकेट लॉग करके देखता हूँ। तो आई थिंक पैकेट लॉग इसमें लॉग्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें इस वाले ESX पे ये लॉग नहीं शो कर रहा है। तो मुझे एक बार दूसरे ESX पे चेक करना होगा, जो कि ये सेकंड सर्वर है NSX CLI। कैट फायरवॉल पैकेट लॉक्स लास्ट 5, ये भी शो नहीं कर रहा है। या तो रूल नहीं लगा है, या तो ये भी हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने इसको पब्लिश नहीं किया है, क्योंकि पब्लिश जब तक नहीं होगा तो ये नहीं करेगा, जो मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। क्योंकि लॉग्स तो मैंने यहाँ पे डाल दिए कमेंट्स, और तो ये पब्लिश नहीं हुआ था। वंस एक बार ये रिफ़्रेश हो जाए तो ये हम दोबारा से देखते हैं कम्युनिकेशन नहीं हो रही है इनके बीच में। और एक बार फिर चेक करते हैं यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये prod1 है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो लास्ट में महेंद्र नाम का एक ये लिस्ट नज़र आ रहा है, और हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक कंडीशन मैच करी है और रिजेक्ट कंडीशन के अंदर आ रहा है। रूल नंबर 2024 है जो आउट की तरफ निकल रहा है। ICMP 10.0.180.2 से 10.0.180.2 सॉरी .3 और .2। अगर यहाँ देखें तो ये पैकेट्स को ड्रॉप कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना होगा कि ये VM किसके ऊपर होस्टेड है। ये मेरा जो होस्ट है ये prod01 के नाम से सर्वर है। तो अगर मैं यहाँ पर जाकर देखूँ कि मेरा जो वेब सर्वर जो 1 है, क्योंकि इस पर मैंने पिंग चला रखा है, और ये मेरा किस पे है, prod01 पे है, और दूसरा जो वेब सर्वर है ये सर्वर 2 पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसीलिए 2 पे लॉग नहीं आ रहे। अगर 2 जनरेट करता तो 2 पे लॉग इसको शो करने चाहिए थे, बट ये 1 पे ही शो कर रहा है मुझे इस समय। अब यही कमांड अगर मैं यहाँ पे भी चलाकर देखूँ तो ये मुझे नहीं दिखा रहा। रीज़न क्योंकि उस मशीन पे मैंने लॉगिन नहीं लिया हुआ है। अगर मैं इस मशीन पे भी एक और कंसोल ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको भी मैं वेब कंसोल से लॉगिन लेता हूँ, सेंड टू कंट्रोल डिलीट VMware VM। तो यहाँ पे स्टार्ट कमांड प्रॉम्प्ट पिंग 10.0.182.3 स्पेस -t। तो मुझे यहाँ पे पैकेट लॉस्ट आने शुरू हो गए इसके। तो अब मैं जब यहाँ पे चल के देखता हूँ
तो मुझे भी यहाँ पे अब ये ESXi prod 02 पे भी मुझे लॉग आने शुरू हुए कि सोर्स जो VM है वो कहाँ पे लोकेटेड है, पहले आप ये देख लेना, उसके बाद ही जिस होस्ट को आप पिंग कर रहे हैं वो आपको नज़र आएगा। तो आई थिंक यहाँ से NSX CLI से आपको ये चीज़ नज़र आ गई है। अब जो कमांड हम लोग टेल के थ्रू कर रहे थे उस कमांड को मैं दोबारा से एक बार रिपीट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब ये कमांड शो करेगा, तो लाइव कैप्चरिंग ये दिखाता रहेगा कि आपकी कौन कौन से सोर्स किस डेस्टिनेशन पे कर रहे थे और किस तरह का ट्रैफिक आ रहा था। बट अगर आप चाहते हो कि ये लॉग्स आपके ESXi सर्वर, अगर आपके से मतलब काफ़ी ज़्यादा ESXi हैं और उस पर जो होस्टेड VM है आपको उस पर अगर लॉगिन लेना होगा देन कैप्चरिंग चलाओगे, इस तरह की बजाय आप इसको सीधा एक रिमोट सर्वर पे लॉगिन करके या फिर जैसे रिमोट लॉग सर्वर्स होते हैं उस पर आप इसको रीडायरेक्ट कर सकते हो। तो वो कैसे होगा, आपको vmware.com पे जाकर वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। और बाकी मैं इसको एक वीडियो बनाऊंगा कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज़ भी किया जाता है कि किसी भी VM का लॉग्स अगर आता है तो वो कहाँ पे करें, नहीं तो फिर हम लोग और भी थर्ड पार्टी टूल्स एप्लीकेशन है उसके साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो भी आपके NSXT में जो भी पैकेट्स जो ट्रैफिक चल रहा है और उसके अपने लॉग्स मेंटेन करने हैं तो वहाँ पर आप इसको मेंटेन कर सकते हो। तो आई थिंक ये बात आप सभी को समझ आ गई। तो मेरे इस प्रैक्टिकल के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले ESXi सर्वर्स के ऊपर कैसे NSX की विप फाइल्स को चेक किया, उसके बाद हमने VSIP और VDPI का भी हम लोगों ने विप फाइल्स चेक करी। देन उसके बाद हम लोगों ने DFW रूल्स लगा कर देखे, रूल्स हमने एप्लीकेशन लेवल पे लगा के देखे, फिर इमरजेंसी में उसको लगा के देखे। फिर हम लोगों ने रूल्स को कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने फायरवॉल ESXi सर्वर्स में लॉगिन करके उसके कौन कौन से रूल्स उसके अंदर नज़र आएंगे वो हमें नज़र आए। बट उसमें कमांड नहीं चली थी जो कि मैं उसको चेक करके मैं आप लोगों को दोबारा से वो शो कर दूंगा, तो जिससे कि आपको ये प्रैक्टिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे खास बात ये रहेगी कि इसमें हम लोगों ने ये भी करके देखा कि लॉग्स अगर मेंटेन करते हैं तो कैसे मेंटेन होते हैं और किस तरीके से ये ट्रैफिक जनरेट होता है। और आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, वाया टेल कमांड से जो कि ESX CLI के थ्रू चलेगा, और दूसरा NSX CLI से लास्ट कितनी कमांड्स आप लिखोगे उतनी कमांड का आउटपुट आपको वो शो कर देगा। तो ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मिलते हैं आपसे और उसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं। थैंक यू।